गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग कक्षा 7 का विज्ञान पढ़ेंगे, पाठ 2 जंतुओं से प्राप्त रेशे, जिसको हमने कुछ कल पढ़ा था और उसके आगे से हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे। नाम है आपका पाठ 2 जंतुओं से प्राप्त रेशे। पाठ 2 जंतुओं से प्राप्त रेशे। देखिए यहाँ हमें आगे क्या पढ़ना था, जो हमें आज पढ़ना था वो था कि ऊन भेड़ से वस्त्र तक। जो ऊन होता है भेड़ से वस्त्र तक कैसे पहुँचता है, भेड़ से हमें ऊन प्राप्त होता है। तो जो वस्त्र बनने की प्रक्रिया है, कितने प्रक्रियाओं के बाद वो वस्त्र तक बनता है। सीधे ऐसा तो है नहीं कि बस भेड़ का बाल काटे उसे डायरेक्ट आपका स्वेटर बन गया, ऐसा तो होता नहीं है। बहुत सारी प्रक्रियाएं उसमें कराई जाती हैं तब जाके वस्त्र बनता है। तो देखिए आधुनिक ऊन भेड़ की उन प्रजातियों से प्राप्त की जाती है जिनकी ऊन की गुणवत्ता बहुत अच्छी है। इस समय जो ऊन है उन भेड़ों से प्राप्त किया जाता है जिसके ऊन की गुणवत्ता, मतलब जो उसकी गुणवत्ता होती है बहुत अधिक है। अब आगे है आपका ऊन भेड़ के बाल रेशेदार खाल से प्राप्त की जाती है। जो ऊन है किससे प्राप्त होता है, भेड़ के बालों से प्राप्त हो जाता है। उनके बालों को काटने से लेकर वस्त्र बुनने की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण की जाती है। मतलब काटने से लेकर, उसे काटा जाता है तो काटने से लेकर वस्त्र बनने की प्रक्रिया आपको नीचे बताया गया है, कितनी प्रक्रियाओं में वस्त्र बनता है। पहला है आपका क्या, कटाई। पहला क्या है, कटाई। पहली हेडिंग है हमारी कटाई। देखिए कटाई क्या, भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर पर उतार लिया जाता है। भेड़ के बालों को त्वचा की पतली परत के साथ शरीर पर उतार लिया जाता है। शरीर से क्या उतार लिया जाता है, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। जो भेड़ की त्वचा पर बाल होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनकी त्वचा से उतार लिया जाता है, काट लिया जाता है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ऊन की कटाई कहलाती है। तथा जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे सीयरर कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति भेड़ों से बाल काटता है, जो काटने का काम करता है, उसको क्या कहा जाता है, सीयरर। सीयरर कहा जाता है। सामान्यतः एक भेड़ के बाल एक वर्ष में एक बार उतारे जाते हैं। जो भेड़ का बाल होता है, एक भेड़ का बाल एक साल में केवल एक बार ही उतारा जाता है। पहले बालों को हाथों से उतारा जाता था, परंतु अब इस कार्य के लिए बिजली की मशीनों का प्रयोग किया जाता है। पहले भेड़ का बाल किसे हाथों से काटा जाता था, हाथों से उतारा जाता था, लेकिन अब क्या किया जाता है, बिजली से चलने वाली मशीनें आ गई हैं, उससे ये बाल उतारा जाता है, काटा जाता है। बिजली की मशीनों की सहायता से ये एक दिन में लगभग 200 भेड़ों के बाल उतारे जाते हैं। मतलब कि मशीनें ये इतनी तेज हैं कि एक दिन में 200 भेड़ों के बाल को आप निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। आधुनिक मशीन द्वारा एक कुशल कारीगर 2.5 मिनट में एक भेड़ के बाल उतार सकता है। मतलब कि जो उस कार्य करने में निपुण हो गया हो, जो बाल उतारने में एकदम निपुण हो गया हो, उसको अच्छी तरह से बाल उतारने आता हो, तो वह 2.5 मिनट में क्या बाल को, एक भेड़ के बाल को पूरे शरीर से उतार सकता है। अब है दूसरा श्रेणीकरण। दूसरा है उसका श्रेणीकरण। देखिए श्रेणीकरण क्या है, बालों से धागा बनाने से पहले उनका श्रेणीकरण किया जाता है।
खरीदार रेशों की लंबाई, गुणवत्ता, मजबूती, रंग आदि की भली भांति देखते हैं। उससे उत्तम ऊन के रेशे बारीक, मजबूत, लंबे व सफ़ेद रंग के होते हैं। जैसे उनको क्या, उनके लंबाई, मजबूती, रंग आदि के आधार पर उनको भली भांति देखा जाता है, अलग अलग उन्हें किया जाता है। फिर उसमें उत्तम ऊन के रेशे बारीक, मजबूत, लंबे व सफ़ेद रंग के होते हैं। जो अच्छे ऊन होते हैं वो क्या होते हैं, पतले होते हैं, मतलब बारीक होते हैं, मजबूत होते हैं और लंबे होते हैं। फिर है आपका धुलाई, आगे है आपका धुलाई। तीसरा क्या है आपका, धुलाई। धुलाई देखिए क्या, ये बाल त्वचा सहित आगे की प्रक्रिया के लिए मिल में भेजे जाते हैं, जहां छटाई करने वाली मशीन इनको अलग अलग करके इसकी मोटाई के अनुसार श्रेणीकरण करती है। मतलब कि ये जो बाल है इसको आगे भेजा जाता है आगे की प्रक्रिया में, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, मशीन के द्वारा इनको, इनके कुछ बाल पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, तो इनकी मोटाई के आधार पर क्या किया जाता है, इनको अलग अलग छाटा जाता है और ऊन के प्रत्येक ढेर को फिर छारों में धोया जाता है। फिर इनको क्या, धोया जाता है, जिससे उनकी चिकनाई, धूल और गंदगी निकल जाती है। बालों में क्या है, चिकनापन, ठीक है, और धूल, मिट्टी, कण उसमें रहते हैं, तो उनको धोने से ये सब क्या होता है, निकल जाता है। धोने के बाद ऊन को रोलरों की सहायता से निचोड़ा जाता है। जो उनके उसमें पानी वानी रहता है उसको क्या किया जाता है, निचोड़ कर निकाल दिया जाता है। फिर है आगे चौथा, रंगाई। चौथी प्रक्रिया है रंगाई। चौथी प्रक्रिया है रंगाई। इसके बाद ऊन की अनेक रंगों से रंगाई की जाती है। इस समय ऊन पर उपयुक्त तेल आदि भी लगाया जाता है, जिससे उनका लचीलापन बना रहे, ठीक है। फिर इसकी क्या की जाती है, रंगाई की जाती है। आपने देखा होगा ऊन रंग बिरंगे होते हैं, तो उनकी रंगाई की जाती है। फिर है आपका धागा बनाना। पांचवी प्रक्रिया क्या है, धागा बनाना। धागा बनाना, धागा बनाना। अब रेशों को सीधा करके सुलझाया जाता है। उनको क्या किया जाता है, वो आपस में यदि उलझे हुए हैं तो उनको सुलझाया जाता है और फिर लपेट कर उनसे धागा बनाया जाता है। फिर उनसे धागा तैयार किया जाता है। फिर है बुनाई। बुनाई क्या है, देखिए बुनाई, इन धागों को वस्त्र, कंबल, दरी, गलीचे आदि बुने जाते हैं। जब वो धागा बन जाता है तब उनसे वस्त्र बनाइए या फिर गलीचा बनाइए, कंबल बनाइए, तब उसकी अलग अलग तरीके से बुनाई की जाती है। यदि बुनाई घनी हो तो मजबूत कपड़ा बनता है। बुनाई यदि क्या है, घनी हो, यदि बहुत पास पास बुनाई करेंगे तो कपड़ा क्या होगा, बहुत मजबूत बनेगा, जिससे वर्स्टेड कहते हैं। यदि बुनाई ढीली हो तो कपड़ा हल्का तथा कमजोर बनता है। यदि बुनाई दूर दूर की जाएगी तो कपड़ा क्या होगा, पतला होगा और कमजोर होगा। अब है 1800 ईस्वी के बाद से कताई तथा बुनाई के मशीनीकरण में वृद्धि हुई है तथा हाथ से बने हुए ऊनी कपड़े मात्र शौक की वस्तु रह गए हैं। मतलब कि अब क्या है, जो स्वेटर हम ज़्यादातर पहनते हैं वो क्या है, मार्केट से मशीनों द्वारा बुनाई से बने होते हैं। अब हाथ से बुने हुए कपड़े हमको ज़्यादा नहीं मिलते हैं। अब आगे है ऊन की शुद्धता का प्रमाण चिन्ह। अब ऊन जो है आपका शुद्ध है कि नहीं है, इसका प्रमाण यहाँ पे पढ़ना है। ऊन का व्यापारीकरण अंतर्राष्ट्रीय ऊन संगठन IWS, इंटरनेशनल आपका ऊन संगठन के अंतर्गत दिया है, IWS द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊन संगठन द्वारा किया जाता है कि उत्तरी यॉर्कशायर UK, उत्तरी यॉर्कशायर इक्ले में स्थित है। IWS द्वारा वस्त्रों पर प्रदत्त चिन्ह यह दर्शाता है कि
इसके निर्माण में प्रयुक्त रेशे नए तथा शुद्ध रूप में इस्तेमाल किए गए हैं। इस चिन्ह को किसी भी प्रक्रिया में निजी तौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय ऊन संगठन है जो क्या करता है, एक चिन्ह देता है। वस्त्रों में अच्छे ऊन नए रेशे प्रयोग किए गए हैं, इसके लिए क्या वह एक मान्यता देता है। और इस चिन्ह का प्रयोग हम मतलब कि अपने पर्सनल अपने खुद के काम के लिए नहीं कर सकते। अब है ऊन के गुण। उनके गुण, ऊन आग को शीघ्र नहीं पकड़ती है। जो अच्छी क्वालिटी की ऊन होगी वो क्या आग को नहीं पकड़ती है। यह धूल को भी रोकती है। यह क्या करती है, धूल के जो कण होते हैं उसको भी रोकती है। यह सर्दी में शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकती है। जो जब सर्दी का समय में ही हम स्वेटर पहनते हैं ऊन से बुना हुआ, तो सर्दी के समय में क्या करता है, ये हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसको बाहर जाने से रोकती है। यह शोर को भी रोकती है। यह फैलाने या खींचने पर पुनः अपनी आकृति में आ जाती है। जैसे स्वेटर है, हम उसको बहुत खींच दें और फिर छोड़ दें तो वो क्या अपनी आकृति में आ जाती है। यह आसानी से रंगी जा सकती है, मतलब इस पर जो रंग चढ़ाया जाता है आसानी से चढ़ जाता है। अब है आगे आपका रेशम। ये हो गया ऊन, आगे है रेशम। देखिए रेशम, रेशम भी एक जानता रेशा है, मतलब जंतुओं से प्राप्त होने वाला रेशा है, जो एक प्रकार के कीट रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम किससे प्राप्त होता है, एक कीट होता है रेशम का कीट, उससे प्राप्त होता है। रेशम से बने वस्त्र अपनी चमक और रेशमी प्रकृति के लिए जाने जाते हैं। रेशमी वस्त्र चमकीले होते हैं। रेशम के रेशे मजबूत, लचीले और इतने चिकने होते हैं कि उन पर धूल आदि भी नहीं चिपक सकती है। ये क्या होते हैं, चमकीले होते हैं। रेशम के स्रोत। अब रेशम का स्रोत क्या होता है, देखिए रेशम के कीटों को नियंत्रित तापमान में पालकर रेशम प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीटों को पालकर उनसे आप रेशा प्राप्त कर सकते हैं। तो रेशम कीटों द्वारा दिए गए अंडों को इंक्यूबेटर में उचित ताप पर रखा जाता है। इन अंडों से छोटे तथा काले रेशम कीट निकलते हैं, जिन्हें लार्वा या कैटरपिलर कहते हैं। इन रेशम के कीटों को शहतूत के वृक्षों पर छोड़ दिया जाता है, जिनकी पत्तियों को ये दिन रात खाते रहते हैं और काफ़ी तेजी से वृद्धि करते हैं। जो रेशम के कीट होते हैं किस पे रहते हैं, शहतूत के पत्तों पर, और उन्हीं पत्तों को वो खाते हैं, जिससे उनकी वृद्धि होती है। तथा प्यूपा बनने से पहले 4 बार अपनी त्वचा का त्याग करते हैं। मतलब कि जब ये प्यूपा बनते हैं तो कितनी बार, 4 बार अपनी त्वचा छोड़ देते हैं। तो प्यूपा बनने पर ये खाना छोड़ देते हैं। जब ये प्यूपा बन जाते हैं तो खाना खाना ये छोड़ देते हैं। इस समय किसान रेशम के कीटों को एक विशेष पात्र में रख देता है। उस समय क्या किया जाता है, जो प्यूपा है उनको, रेशम के कीट जो हैं उनको एक विशेष पात्र में, विशेष बर्तन में रख दिया जाता है, जहाँ पर ये अपने चारों ओर कोकून बुन लेते हैं, जिससे अपने चारों ओर क्या करते हैं, कोकून बना लेते हैं। रेशम कीट के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। जो रेशम कीट पालते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर। अब देखिए इन्हें भी जाने, रेशम की खोज आज से 4000 वर्ष पूर्व चीन में हुई थी। कब हुई थी, 4000 वर्ष पूर्व चीन में की गई थी। एक कथा के अनुसार एक महारानी ने एक रेशम कीट को शहतूत के वृक्ष पर अपने कोकून को बुनते हुए देखा। महारानी ने इस कोकून को चाय के कप में रखा। उसने देखा कि कोकून इतना मुलायम हो गया कि उसने उसमें से एक सुंदर धागा खींच लिया। इसके बाद उसने इन कीटों का वस्त्र बनाने के लिए पोषण किया। यह कहानी सच है अथवा नहीं, लेकिन 300 ईस्वी तक केवल चीन
के ही व्यक्ति रेशम बनाना जानते थे तथा ईसा के वशीभूत होकर अपनी इस गोपनीयता की रक्षा करते थे। बाद में जापानियों ने इन गोपनीयता को खोजा और बाद में भारतीयों ने भी रेशम बनाना सीख लिया। ऊन तथा रेशम दोनों ही जानवर रेशे हैं, मतलब ऊन और रेशम दोनों ही जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। और सबसे पहले कहाँ पर ये बनता था रेशम? चीन में। कोकून से वस्त्र तक। अब कोकून से वस्त्र तक कैसे जाया जाता है? देखिए, यदि रेशम कीट द्वारा बुने हुए कोकून को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो प्यूपा वयस्क कीट में विकसित हो जाता है। किसान कुछ कोकून को ऐसे ही छोड़ देते हैं जिससे कि उनसे प्राप्त वयस्क कीटों में बाद में और अंडे प्राप्त हो सकते हैं, परंतु वह अधिकांश कोकून से रेशम प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह कोकून में उपस्थित प्यूपा को धूप में रखकर अथवा जल में उबालकर मार देता है। अब रेशम के रेशों को कोकून में से निकाला जाता है। रेशम की यह प्रक्रिया रीलिंग कहलाती है, मतलब कि रेशम के रेशों से कोकून को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है, रेशम के रेशे से कोकून को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या है? रीलिंग कहलाती है। इसमें कोकून को गर्म जल में डाल दिया जाता है और फिर 6 धागों के सिरों को लेकर सावधानीपूर्वक धागे के रूप में रील पर लपेटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त धागा 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है, मतलब कि ये धागा कम से कम कितने किलोमीटर? 1.5 किलोमीटर लंबा हो सकता है तथा इसे कच्चा रेशम कहते हैं। इस प्रकार के प्राप्त रेशम को क्या कहा जाता है? कच्चा रेशम। अब इस रेशम को धोया जाता है तथा सुखाया जाता है तथा इसको बटकर मोटे धागे प्राप्त किए जाते हैं। फिर इसे साबुन में उबालकर इसकी प्राकृतिक गोंद को हटाया जाता है। इसमें कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको क्या किया जाता है? साबुन में उबाल दिया जाता है, जिससे वो जो गोंद होता है वो हट जाता है। इसके बाद इसे रंग कर इसके वस्त्र बनाए जाते हैं। इसके बाद इसकी रंगाई की जाती है, फिर वस्त्र बनाए जाते हैं। रेशम की किस्में। रेशम कीट की विभिन्न किस्में होती हैं। कुछ रेशम कीट सफ़ेद रंग तथा कुछ पीला रेशम उत्पन्न करते हैं। रेशम के अन्य वस्त्र जैसे सैटिन तथा शिफॉन बनाए जा सकते हैं तथा इनसे सुंदर रंगों में से भी रंगा या सजाया जा सकता है। अब देखिए स्मृति तत्व क्या है? वस्त्रों को विभिन्न प्रकार के रेशों से बनाया जाता है। ऊन तथा रेशम प्रमुख जानवर रेशे हैं। ऊन रेशे को भेड़ के बालों से प्राप्त किया जाता है। ऊन किसे प्राप्त किया जाता है? भेड़ की बालों से प्राप्त किया जाता है। कुछ प्रकार की ऊन को बकरियों तथा भेड़ों से भी प्राप्त किया जाता है। कुछ ऊन बकरी और भेड़ से भी प्राप्त करते हैं। कटाई, श्रेणीकरण, धुलाई, रंगाई, धागा बनाना तथा बुनाई बालों से वस्त्र तक बनाने की यह एक प्रमुख चरण है। यह प्रक्रियाएं हैं जिससे क्या किया जाता है? बाल से वस्त्र तक बनाया जाता है। मैरिनो, भेड़ से प्राप्त होने वाली मैरिनो ऊन सबसे अच्छी किस्म होती है। यहाँ से आपका ये पाठ 2 खत्म हो गया है। अब इसमें हमें क्वेश्चन आंसर करना है। देखिए आगे हमें अभ्यास प्रश्न करना है। आगे हमें अभ्यास प्रश्न करेंगे। देखिए क्या सभी लोग पेन और कॉपी ले लेंगे। हम लिखने जा रहे हैं अभ्यास प्रश्न पार्ट 2, विज्ञान पार्ट 2 का अभ्यास प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें से पहला क है हमारा सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। जानवर
रेसे हैं। अब है जानवर रेसे हैं। तो पहला है आपका क्या, ऊन, दूसरा है रेशम, तीसरा है दोनों, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो अभी हमने पढ़ा कि ऊन और रेशम दोनों ही जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेसे हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला है क्या, ऊन, दूसरा है क्या, रेशम, तीसरा क्या है आपका दोनों, चौथा क्या है आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, तो ऊन और रेशम दोनों क्या है आपका, ये वाला ऑप्शन तीसरा, ऊन और रेशम दोनों क्या है, जंतुओं से प्राप्त होने वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका दोनों, क्या हो जाएगा दोनों, ऊन और रेशम दोनों ही क्या है, जानता और रेसे हैं। ऊन और रेशम दोनों ही क्या है, जानता और रेसे हैं। ये कर लीजिए इसको, ऊन और रेशम दोनों ही क्या है, जानता और रेसे हैं। हो गया होगा। आगे देखिए दूसरा क्या है, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है। लिखा है सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता की ऊन किस भेड़ से प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा, पहला क्या है अगोरा, दूसरा क्या है मैरिना, तीसरा क्या है, दिख रहा होगा, तीसरा क्या है मोहेर, मोहेर, चौथा है आपका कश्मीरी, चौथा क्या है कश्मीरी। तो देखिए अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो मैरिनो है, भेड़ से प्राप्त होने वाली मैरिनो ऊन सबसे अच्छी किस्म की होती है। स्मृति वाले में हमने पढ़ा कि जो मैरिनो भेड़ से प्राप्त होने वाली किस्म मैरिनो ऊन है वो सबसे अच्छी किस्म की होती है। तो जो ये आपका ये है दूसरा वाला सही हो जाएगा, दूसरा वाला क्या है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए हो गया होगा। आगे देखिए आगे देखिए तीसरा, रेशम की खोज सर्वप्रथम हुई, रेशम की खोज सर्वप्रथम हुई, कहाँ हुई, पहला ऑप्शन देखिए चीन में, दूसरा देखिए भारत में, तीसरा देखिए दिया है जापान में, चौथा दिया है आपको इंग्लैंड में। तो
बताइए, रेशम की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चीन देश में। अभी हमने पढ़ा था कि जो क्या है, रेशम की खोज 4000 वर्ष पूर्व चीन में ही हुई थी। अभी हमने पढ़ा था तो चीन में, सर्वप्रथम चीन में हुआ था। पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि रेशम की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी, तो रेशम की खोज सर्वप्रथम चीन में हुई थी। लिखिएगा इसे। हो गया। आगे देखिए चौथा। आगे चौथा क्या है? निम्नलिखित में से कौन ध्वनि रोधक है? निम्नलिखित में से कौन ध्वनि रोधक है? लिख रहा है कौन ध्वनि रोधक है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है? नायलॉन, दूसरा ऑप्शन रेशम, तीसरा है ऊन, चौथा है चमड़ा। अब देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा था पीछे? पीछे कहीं पढ़ा था हम लोगों ने कि जो ऊन है वो क्या है? ध्वनि रोधक ना। ऊन देखिए, अभी हमने इसमें पढ़ा था ना ऊन के गुण में कि यह सर्दी में शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। यह सर्दी में शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है तथा गर्मी में ऊष्मा को अंदर आने से रोकती है और यह शोर को भी रोकती है। तो शोर है क्या? ध्वनि है। शोर है क्या आपका? ध्वनि है। तो ये ऊन क्या हो जाएगा? ध्वनि को रोकती है। तो ऊन, ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ऊन, ये क्या हो जाएगा आपका? ध्वनि को रोकती है। ऊन जो है क्या हो जाएगा? ध्वनि को रोकती है। हो गया? लिख लीजिएगा इसे, लिख लीजिएगा। हो गया होगा। तो देखिए यहाँ हमने पहला कर लिया है। आगे हमें पढ़ना है रिक्त स्थान भरिए। आगे हमें पढ़ना है रिक्त स्थान भरिए। ये हम दूसरे पार्ट का लिख रहे हैं। तो कल के लिए भी सभी लोग पेन और कॉपी लेकर तैयार रहेंगे, जिसमें हम आगे का पढ़ेंगे। पढ़ लिए हम, आगे का लिखेंगे। तो लिखने के लिए सभी लोग तैयार रहेंगे और फिर नोट्स बनाते रहेंगे और अपना नोट्स बनाते रहेंगे। ठीक है, याद भी करते रहिएगा साथ में। बाय बच्चों।